Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is Wind, Storms and Cyclones. This is your 8th chapter beta. NCERT का ये 8th chapter है, वो हम discuss करते हैं. चलो फिर अब शुरू करते हैं. This chapter, your wind, storms and cyclones, this is more geographical in nature like your earlier chapter, wind, weather, climate and adaptations of animals to climate. ये उसके जैसा है थोड़ा. So first of all we will discuss some important facts which are required to be discussed before this chapter. जो आपको पता होने चाहिए कुछ facts जो आपको मतलब which will improve your more learning in this chapter. देखो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड सफर्स मैनी साइक्लोन्स. इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो बहुत बड़ी है. साउथ में देखो सारी ही तकरीबन आपकी कोस्ट लाइन में ही आता है, वो काफ़ी ज़्यादा बिग हो जाती है. और यहाँ पे जो कोस्ट लाइन पे साइक्लोन ज़्यादा वहीं पे आते हैं. ये इनलैंड एरियाज़ में साइक्लोन्स कम आते हैं और जो कोस्ट लाइन्स पे साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं. राइट. जो अभी मई 2020 में आया था साइक्लोन, वो आया था इम्फाल में, जिसने बहुत डैमेज क्रिएट किया था वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में. अब ये देखो ये जो आपका हैवी साइक्लोन जो था ये इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बांग्लादेश में. वो क्यों? बिकॉज ये आपका लैंड पे आया था. साइक्लोन बेसिकली क्यों आता है ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर ओनली, बट इन another videos later on. Step by step we will go on reading, we go on studying the chapter and we will come to know how cyclones occur, कैसे साइक्लोन्स होते हैं. तो ये वाला जो साइक्लोन था मैं आपको इसमें ब्रीफ में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो साइक्लोन है ये आपका साइक्लोन बेसिकली आता क्यों है. साइक्लोन बेसिकली आता है ये विंड के प्रेशर से. जो एयर प्रेशर है आपका वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाता है, तब आपके साइक्लोन्स होते हैं. तो ये जो आपका इम्फाल का जो आपका साइक्लोन था, ये जो आपका साइक्लोन था ये आपका लैंड पे आया था. बेटा साइक्लोन आपका कहीं भी हो सकता है, लैंड पे भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है. अगर वो आपका वाटर में साइक्लोन होता है तो उस केस में आपका डैमेज कम होता है क्योंकि वाटर में ज़्यादा होता है. और अगर वो लैंड में होगा तो आपका डैमेज ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा उसमें आपकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, आपकी प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है. ये आपका सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट साइक्लोन बोला गया, आज तक रिकॉर्ड किया गया नॉर्थ इंडिया में इम्फाल का, क्योंकि ये लैंड पे हुआ था. लैंड में क्या हुआ, लैंड में ही हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे गई और इतनी तेज स्पीड से आई कि उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन अपने साथ सामान लेती गई. उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट की. राइट. इसमें हाई विंड स्पीड जो इस साइक्लोन की रिकॉर्ड की गई थी वो 260 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर थी, जिसको आप 160 माइल्स पर आवर में भी आप उसको रिकॉर्ड की गई है, आप उसको बता सकते हो. राइट. अब ये जो 260 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ये नहीं कि कंटिन्यूस 2-3 आवर्स वो वहीं चलती रही. नो, ये आपकी 4-5 मिनट्स के लिए इस स्पीड पे आपकी हवा चली है, विंड चली है. बट लेटर ऑन ये आपकी कम हो गया, रिड्यूस हो गया 200, 150 लाइक दिस. बट इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया था. अभी देखो लेटेस्ट इस मई 2021 में फिर से साइक्लोन आया है जो हमारा ये अरेबियन कोस्ट से आया है, नीचे से चल के वो महाराष्ट्र से बॉम्बई से ऊपर गुजरात में आया, ऊपर आया. इसका नाम था तौकते. ये जो साइक्लोन है ये इस साइड से आपका आया था. इसकी देखो पहले ही हमारी प्रेडिक्शंस भी, जब साइक्लोन आता है तो उसकी प्रेडिक्शंस भी पहले हो जाती है. ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. ये सिर्फ आपको मैंने ओवरव्यू बताना था कि 2 साइक्लोन्स हमारे आए हैं. एक हमारा ये आया है इम्फाल का 2020 में और एक अब आया है 2021 में तौकते. ओके. कम्स एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है, जैसे यू कैन सी इन द पिक गिवन हेयर.
इस पिक में देखो ये बलून आपका इन्फ्लेट हो रहा है, बलून आप में हवा भरी जा रही है, नीचे आपके प्रेशर से बलून में ही प्रेशर पड़ रहा है, इस कारण बलून जो है आपका ब्लो हो रहा है। इट इज़ बिकॉज कि बाहर आपका प्रेशर लो है, प्रेशर डिफरेंस है, उसके कारण आपका बलून ब्लो हो रहा है, राइट। अब एप्लीकेशंस ऑफ एयर प्रेशर की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल बॉडीज, हर जगह एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है एट ऑल द टाइम्स। अब देखो आपके रूम में भी हवा है, विंड है, तो हर जगह एयर जो है वो इक्वल एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। बट अब हम कहते हैं कि अभी जैसे आपको मैंने बलून की पिक दिखाई, बलून इन्फ्लेट हो रहा है, आप बोलोगे बलून की शेप जो है इलास्टिक हो रही है, वो बड़ा हो रहा है, हमारी जो रबर बैंड है वो भी तो इलास्टिक है, वो क्यों नहीं बड़ी हो रही? ये इसलिए नहीं हो रही रबर बैंड बेटा, क्योंकि रबर बैंड में आपकी सारी साइड से इक्वल एयर प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण वो अपनी शेप पे ही रह रही है। बट जब हम बलून में एयर इन्फ्लेट करते हैं तो उसकी जो एक साइड से हम पंप से एयर भरते हैं उसमें प्रेशर ज़्यादा है, इसके कारण, और बाहर का एयर प्रेशर आपका कम है, इसके कारण आपका जो है बलून जो है आपका वो इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे इसको आपको और एग्जांपल देती हूँ, वो तो आपको बलून की तो अब समझ आ गई है। नेक्स्ट देखो, जैसे ट्यूब ऑफ बाईसाइकिल गेट्स इन्फ्लेटेड व्हेन एयर इज फिल्ड इन इट। सेम कॉन्सेप्ट चलता है, आप साइकिल चलाते हैं या आपके पेरेंट्स व्हीकल्स चलाते हैं, जैसे बाइक चला रहे हैं, स्कूटर्स चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल आप चला रहे हो। अभी मैं आपको जैसे साइकिल की एग्जांपल दे रही हूँ, साइकिल आप चलाते हो तो साइकिल के बीच में आप हवा भरवाते हो, हवा भरवाने से क्या होता है, आपकी जो साइकिल स्मूथली चलती है। अब आप बोलोगे कि वहाँ पे भी तो हम जो पंप से साइकिल में हवा भरवा रहे हैं तो बाहर भी तो एयर का प्रेशर है, बट जो आप पंप से एयर भरवा रहे हो वो अंदर प्रेशर उसका ज़्यादा है और बाहर एयर का प्रेशर कम है, जिसके कारण आपकी वो बाइसिकल जो है उसकी जो ट्यूब है वो इन्फ्लेट हो जाती है, साइकिल का जो टायर है वो फूल जाता है, स्मूथली चलने लग जाता है। ऐसे ही आपका कोई, आप देखो आप साइकिल है या शिप है, आपने कभी नोटिस किया होगा, आप स्कूल जा रहे हो साइकिल पे, राइट, आप स्कूल जाते हो साइकिल पे, तो अगर तो आप कई बार आप बोलते हो कि आज बड़ा मज़ा आया साइकिल चलाने में। क्यों मज़ा आया साइकिल चलाने में? क्योंकि साइकिल पे मेरा जोर कम लगा, वो सेम डायरेक्शन में हवा चल रही थी। when the direction of the wind and you are moving in the your cycle, you are riding a bicycle in the same direction, जब आप सेम डायरेक्शन में हवा और आपकी साइकिल की चलाने की डायरेक्शन सेम होगी तो इट ऑब्वियसली योर फोर्स अप्लाइड ऑन राइडिंग योर बाइसिकल इज लेस, आपकी फोर्स कम लगेगी एज कंपेयर टू इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइसिकल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर विंड। अगर आप विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपका फोर्स ज़्यादा लगेगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको विंड जो है वो पीछे खींचेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपकी सेम डायरेक्शन में होगी तो आपको वहाँ से थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और आपकी साइकिल बहुत स्मूथली चलेगी, ठीक है। ऐसे ही देखो, जो आपकी काइट है, आप लोग बच्चे काइट उड़ाते हैं, काइट जब आप उड़ाते हो तो उसकी जो रेयर पोर्शन होता है काइट का, या जिसको आप टेल बोलते हो, वहाँ पे आप एयर जो है अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो अगर तो आप हवा की डायरेक्शन में चलाओगे तब तो बड़े इजीली वो फ्लो करेगी, अगर वो फ्लाई करेगी। अगर आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे तो वो नहीं चलेगी, और अगर आपकी विंड नहीं है तब भी वो इतनी स्मूथली नहीं चलेगी, ठीक है। ऐसे ही आपके बर्ड्स हैं, ये एरोप्लेन्स हैं, वो भी इसी फिनोमेना पे चलते हैं। आपने कभी देखा होगा जो आपके बर्ड्स हैं वो थोड़ी देर अपने, जब आप वो उड़ना शुरू होते हैं तो अपने विंग्स हिलाते हैं और थोड़ी देर बाद में वो अपने विंग्स हिलाने बंद कर देते हैं। यहाँ पे क्या बेटा, अगर तो वो सेम हवा की डायरेक्शन में ही बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, थोड़ी देर वो उनको ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी देर उनको विंग्स हिलाने पड़ते हैं, और जब वो एक बार अपने लेवल पे आ गए हैं, फ्लाइंग के लेवल पे वो आ गए हैं, तो वहाँ पे जब उन्होंने देखा, अगर तो उनका एक बार फ्लो भी बन गया, अगर उनकी डायरेक्शन जो है वो हवा की डायरेक्शन में उड़ रहे हैं तो उनको विंग्स हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिना विंग्स हिलाए आराम से हवा के बहाव में, प्रेशर में आराम से वो विंड के प्रेशर से वो उड़ते जाते हैं। और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ रहे हैं तब उनको अपने विंग्स हिलाने पड़ते हैं।
इसी फिनोमिना पे हमारे एरोप्लेन्स पे चलते हैं। अब एरोप्लेन्स में देखो, अगर आप विंड की डायरेक्शन में ही एरोप्लेन चलेगा तो उसका थोड़े बाद में इंजन की स्पीड स्लो हो जाती है अगर सेम डायरेक्शन में होगी। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एरोप्लेन की जो इंजन की स्पीड है वो उसी प्रेशर पे, उसी स्पीड पे वो चलेगा, वो स्लो नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, एरोप्लेन का इंजन बंद नहीं होगा, वो स्लो होगा अगर वो सेम डायरेक्शन में भी चलेगा, क्योंकि एरोप्लेन से तो हर डायरेक्शन में उड़ना है, हर दिन, एवरी टाइम, हर डायरेक्शन में आपकी प्लेन्स आपके उड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने डिस्कस की एप्लीकेशन एयर प्रेशर की। द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर का क्या इम्पोर्टेंस है। सो पहला तो एयर प्रेशर के कारण हमारी विंड्स बनती हैं। अभी आपको मैंने जैसे बताया था कि साइक्लोन्स में हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में विंड जाती है, और फिर वो जितना डिफरेंस ज़्यादा होता है हाई प्रेशर में और लो प्रेशर में, उतनी स्पीड से विंड चलती है हमारी। ठीक है, तो ऐसे हमारी विंड क्रिएट होती है। अब वो जो विंड क्रिएट होती है उससे हमारा वेदर जो है इन्फ्लुएंस होता है। अब वेदर हमारा कैसे इन्फ्लुएंस होता है वो डिपेंड करता है चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब ये आपका प्रेशर के कारण जो आपका डिफरेंस है उसके कारण ही आपको पता चलता है आपका कैसा आपका वेदर होगा। आपका क्लाउडी होगा या आपका क्लियर स्काई होगा, आपकी बारिश आएगी या आपकी फाइन आपका वेदर रहेगा। ठीक है, ये जो वेदर बनता है इसी हिसाब से आपकी वेदर फोरकास्टिंग में वो हेल्प करता है। अब देखो, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, विंड क्रिएट होती है, आपकी वेदर, आपकी फोरकास्टिंग पहले ही होने लग जाती है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे अभी लेटेस्ट आपका साइक्लोन आया मई 2021 में, ये तौकते आया, तो इसमें आपकी पहले ही फोरकास्टिंग होनी शुरू हो गई थी कि तौकते आपका एक साइक्लोन आ रहा है जो आपका मुंबई कोस्ट से ऊपर गुजरात में आ रहा है और ये ऐसे ऐसे ऊपर चल रहा है। सो ये आपको पहले ही फोरकास्टिंग उसके अकॉर्डिंगली पता चल जाती है। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लो अभी आपको आज का हम एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली में बहुत तेज़ हवा चल रही है और वहाँ पे जो है दिल्ली में आपकी बारिश हो रही है, क्लाउडी स्काई है। और वहाँ से अब जो हवा है वो हमारी ज़्यादा इधर पंजाब की साइड आ रही है। पंजाब में बहुत गर्मी है और हवा नहीं है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रही है। आपकी वेदर को फोरकास्टिंग, आपके जो मेट्रोलॉजिस्ट इस काम के लगे हुए हैं, वो इसका आपकी फोरकास्टिंग डिपेंड करती है कैसी आती है। तो इट कैन बी कि कल को आपके पंजाब में बहुत हवा चलेगी या आपकी रेन होगी या आपकी पार्टली क्लाउडी होगी या क्लाउडी होगा। इट डिपेंड्स। जो आपकी विंड क्रिएट होती है प्रेशर से, आपकी वेदर को फोरकास्टिंग में भी आपकी हेल्प होती है। ठीक है, विंड स्पीड एंड एयर प्रेशर। अब हमने देखना है विंड की स्पीड और एयर प्रेशर। बेटा अभी तक जो आपने पढ़ा है इतना तो आपको पता चल गया होगा कि विंड से ही हमारा एयर प्रेशर पता चलता है। विंड होती ही हमारे एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण हमारी विंड राइज होती है, विंड क्रिएट होती है। ठीक है, जैसा हमारा एयर प्रेशर होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, उस स्पीड से हमारी विंड पता चलेगी। इसमें देखो हमने जो डिस्कस करना है पहला है कि एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। जहाँ पे ऑलरेडी हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हवा हमेशा क्या करती है, वहाँ से कम प्रेशर वाले एरिया में जाती है ताकि उसमें बैलेंस क्रिएट करे, इक्वल बैलेंस क्रिएट किया जाए और उसके कारण हमारी विंड क्रिएट होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा, हाई एयर प्रेशर में और लो एयर प्रेशर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी, इंटेंसिटी विंड की उतनी ज़्यादा हाई होगी। अगर डिफरेंस हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया में ज़्यादा होगा तो उसकी तब विंड हमारी ज़्यादा तेज़ होगी। अगर हमारी हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर में डिफरेंस हमारा कम होगा तो विंड की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, देयरफॉर इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर।
जितना ज़्यादा आपकी स्पीड की विंड की स्पीड होगी उतना ज़्यादा उसका एयर प्रेशर हमारी फिर उसमें रिड्यूस होती जाएगी इतनी ज़्यादा। ठीक है, अगर हमारी हाई स्पीड होगी विंड की किसी एरिया में तो वो वहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो हवा बहुत तेज़ चल रही है, यहाँ से शुरू हुई है, तो यहाँ की हाई प्रेशर एयर की वो ले जाएगी अपने साथ और यहाँ पे लोअर एयर प्रेशर को एरिया को क्रिएट कर देगी। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली मूवमेंट ऑफ एयर। एयर की मूवमेंट हम कैसे होती है हमने वो डिस्कस करना है कि एयर हमारी कैसे मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह को, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें देखो अब तक आपको इतना पता चल गया है कि डायरेक्शन और स्पीड जो विंड की है वो दो मेन फीचर्स है विंड के, कि विंड की क्या डायरेक्शन है, कहाँ से कहाँ चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, नॉर्थ टू साउथ चल रही है, नॉर्थ टू ईस्ट चल रही है, क्या विंड की डायरेक्शन है और क्या उसकी स्पीड है, किस इंटेंसिटी से आपकी विंड चल रही है। ये दोनों चीज़ें किससे पता चलती हैं हमें, ये हमें एयर के प्रेशर से पता चलती है। जो विंड की डायरेक्शन है वो कहाँ से पता चलती है, वो एक आपका इंस्ट्रूमेंट है विंड वेन या वेदर वेन भी बोलते हैं, उससे आपको डायरेक्शन ऑफ विंड पता चलती है। और स्पीड ऑफ विंड जो हमने दूसरा फीचर किया है विंड का, स्पीड ऑफ विंड कहाँ से पता चलती है, वो एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जो है एनीमोमीटर, उससे पता चलती है। एनीमोमीटर आपका दो तरह का होता है, कप एनीमोमीटर एंड प्रोपेलर एनीमोमीटर। बच्चे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी आपकी 7th क्लास में इनकी डिटेल्स नहीं है, इनके सिर्फ आपको नाम ही याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन किससे हम मेजर करते हैं और हम स्पीड किससे मेजर करते हैं विंड की। और विंड के जो दो टाइप्स हैं विंड की स्पीड मेजर करने के एनीमोमीटर के, वो कौन कौन सी हैं, कप एनीमोमीटर एंड प्रोपेलर एनीमोमीटर। ठीक, कम्स अगली जो हमारी डिस्कशन है एयर के बारे में, वो आती है कि एयर जो है एक्सपैंड करती है गर्म होने पे। जब एयर आपकी गर्म हो जाती है तो वो फैल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, तब वो जगह ज़्यादा लेती है। ठीक है, जैसे पिक में आपको बताया हुआ है कि पहले एयर जब ठंडी थी तो वो बलून ऐसा ही था और जब वो एयर गर्म हुई तो वो एक्सपैंड हुई। तो इस चीज़ को हम डिस्कस, देखो जब भी गर्म होती है तो एयर एक्सपैंड होती है और वो हल्की होती है। आपने पहले पढ़ा हुआ है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के कॉन्सेप्ट में, आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे हवा हमारी गर्म होती है तब वो हल्की हो जाती है, लाइट इन वेट हो जाती है, और जो लाइटर चीज़ें होती हैं वो हमेशा ऊपर रह जाती हैं और जो गर्म चीज़ें हो, जो हैवी चीज़ें होती हैं वो हमेशा नीचे रहती हैं। सो कोल्ड एयर के कंपैरिजन में वार्म एयर जो है वो आपकी लाइटर होती है, इसलिए वो ऊपर जाती है। और जो कोल्ड वार्म एयर हमेशा आपकी ऊपर रहेगी और कोल्ड एयर हमेशा आपकी नीचे रहेगी। राइट, अब जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कोई रीजन है जब वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस रीजन में एयर ऊपर जाती है और ऊपर जाने के कारण फिर वो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर एरिया कैसे क्रिएट होगा, जब वहाँ की हवा ऊपर चलेगी तो उस एरिया में आपकी इतनी हवा नहीं रहेगी, हवा कम होगी। जब हवा कम होगी तो ऑब्वियसली प्रेशर भी का कम होगा। ठीक है, तो जहाँ पे अब ये जो आपकी हवा है, जो आपकी जो लाइट होगी गर्म हवा जो ऊपर चलेगी, जब वो जहाँ पे जाके वो सिंक करेगी तो वहाँ पे हाई एयर प्रेशर बन जाएगा। वो हाई एयर प्रेशर एरिया कैसे बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी भी थोड़ी हवा है और ऊपर से वो हवा भी वहाँ पे चलेगी, तो उसके कारण हवा की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। जब वहाँ पे हवा ज़्यादा हो जाएगी तो वो हवा का एयर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, चलो अब हम जो अभी हमने थ्योरी में डिस्कस किया, अभी मैं आपको वही चीज़ एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, ये जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ में ये एरो जहाँ से निकली है वहाँ पे हॉट रीजन है, गरम एयर है। एयर का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, गर्म होने के कारण वो हवा बाहर चली गई
लाइटर एयर जो होती है वो वार्म हो जाती, जो वार्म हवा होती है वो लाइट इन वेट हो जाती है, तो वो ऊपर चली जाती है। जैसे ये ऊपर गई, ऊपर जाने के कारण ये सेम अपने लेवल पे ही ये आगे जा रही है, हवा आगे मूव हो रही है। अब आके गई जहाँ जाके वो ज़्यादा ठंडा रीजन है कोई, वहाँ जाके ये एयर आपकी सिंक कर गई। तो अब ये देखो, जहाँ से एयर हमारी शुरू हुई थी, इट मीन्स ये वाली जगह से, यहाँ से एयर शुरू हुई थी, यहाँ पे हवा ज़्यादा थी, तब हवा वो ऊपर चढ़ी, तो मीन्स यहाँ पे हवा कम होगी, हवा कम होगी तो एयर का प्रेशर भी, क्वांटिटी कम हुई तो एयर प्रेशर भी कम हो गया। ये यहाँ से बढ़ी, यहाँ से जाके ये ऊपर जाके अपने लेवल में आ गई, यहाँ जाके वो सिंक करी, जो सिंक की यहाँ पे इस लेवल पे ये थोड़ा ठंडा इलाका था। अब ये यहाँ इस जहाँ पे वो सिंक की है वहाँ पे देखो ऑलरेडी हवा थोड़ी बहुत ही तो होएगी ना, ठंडा इलाका है, वहाँ पे एयर ज़्यादा होगी, वहाँ पे जाके गिर गई, तो वहाँ पे एयर की क्वांटिटी बढ़ने के कारण एयर का प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, एयर प्रेशर बढ़ने के कारण वो क्या हुई, वो एयर फिर आपकी मूव होने लगी, वो फिर आ गई। अब वो हाई प्रेशर एरिया से लो एयर प्रेशर एरिया में एयर मूव होने लगी। तो ये आपको, ये मैंने थ्योरेटिकल समझाया था, अब यही चीज़ मैंने आपको एक एग्जांपल से, डायग्राम की हेल्प से समझाई है। अब ये देखो, आप देखो, जो कभी अगर आपने नोटिस किया हो, जितनी हमारी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो चिमनीज़ हैं वो काफ़ी हाइट पे होती है। कभी आपने सोचा वो हाइट पे क्यों होती है? वो हाइट पे इसलिए होते हैं कि वहाँ पे एकदम से वो स्मोक और जो आपके डस्ट पार्टिकल जो आपके निकलते हैं वो गर्म होते हैं, लाइट होके ऊपर और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। वो गर्म होने के कारण वो ऊपर जाते हैं और ऊपर से वो ज़्यादा आपके बीइंग लाइट इन वेट वो वार्म एयर में मिल जाते हैं। इसके कारण क्या है, वो वहाँ से प्रेशर जो है वहाँ से चलता है और वहाँ से जब वो आगे जाता है फिर वो ठंडी जगह पे जाता है, लो एरिया प्रेशर में जाता है, हाई प्रेशर एरिया से लो एयर प्रेशर में जाता है और फिर वो आपकी सर्कल चलता है, फिर आपकी विंड्स वहाँ पे जनरेट होती हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपकी जो कोल्ड एयर है वो सिंक कर जाती है नीचे आके और वार्म एयर जो है वो ऊपर हवा में रहती है। सो ये आपका टॉपिक था हमारा, वे कैसे एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। नाउ कम्स जनरेशन ऑफ विंड करंट्स। हमने विंड्स के बारे में, हमने एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे जनरेशन ऑफ विंड करंट्स के, विंड करंट्स हमारी कैसे बनती हैं। ठीक है, सो wind currents are generated due to differential और uneven heating of earth। wind currents हमारी बनती हैं, क्यों बनती हैं? क्योंकि हमारे अर्थ जो है अलग अलग जगह से अलग अलग तरह गर्म होती है, कहीं पे ज़्यादा गर्म होती है, कहीं पे कम गर्म होती है, कहीं से गर्म है, कहीं से ठंडी है, इक्वालिटी नहीं है, इस कारण विंड करंट्स होती हैं। राइट, आप देखो, आप रिकॉल करो, आपने पहले चैप्टर पढ़ा था वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो और उस चैप्टर में हमने पूरा डिस्कस किया था कि जो है जो आपका इक्वेटर आपका सेंटर में आता है और इक्वेटर से कैसे कैसे ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट जोन और पोलर एरिया, ये 3 एरियाज़ हैं, वो कैसे कैसे उसमें जो हमारी हीट आती है वो कैसी आती है। तो उसके कारण हमें पता है चलता है कि हमारी हीट जो है कहीं पे ज़्यादा आ रही है, कहीं पे कम आ रही है। सो वो जो आपने ये डिस्कस किया, अभी मैंने आपको समझाया है कि विंड्स जो हमारी क्यों चलती हैं, विंड्स का हमने रीज़न किया था ना कि विंड्स क्यों चलती हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है। ये आपको डिस्कस किया है ना मैंने, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है। जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया कौन सा होगा? जहाँ पे हवा ज़्यादा होगी, और लो प्रेशर एरिया कौन सा होगा? जहाँ पे हवा कम होगी। तो जितना इनके हाई प्रेशर और लो प्रेशर में जितना डिफरेंस होगा उतनी विंड की इंटेंसिटी होगी। अब अगर
आपसे कोई पूछता है कि विंड करंट्स होता क्या है, विंड करंट्स आर नथिंग बट द विंड। जैसे आपने पहले चैप्टर में आपको मैंने डिस्कस करके बताया था कि ओशन करंट्स क्या है, ओशंस ही है, ओशन में वाटर ही है, सेम इसलिए विंड करंट भी विंड ही है। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे रीजन कुछ इक्वेटर के पास है, उससे कुछ सनलाइट हमारे ज़्यादा रिसीव करते हैं, कुछ कम करते हैं। जैसे आपको इक्वेटर के नियर वाले ज़्यादा रिसीव करते हैं, दो जो पोलर रीजन्स में आते हैं वो स्लांटिंग हीट रिसीव करते हैं सन रेज, तो उससे कम हीट होती है, जिसके कारण वो हमारा एरिया जो है सनलाइट का उसमें डिफरेंस होता है, सनलाइट के डिफरेंस के कारण हमारा वो लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब आप मेरे से पूछोगे कि लो प्रेशर एरिया कैसे बन जाता है। देखो, जहाँ पे हवा ज़्यादा है या जहाँ पे, पहले आपको मैं बताती हूँ, जहाँ पे सन रेज ज़्यादा पड़ती है, सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, वहाँ की नीचे की एयर गर्म हो जाती है। जब वो गर्म होती है, आपको पता है, जो जब आपकी एयर गर्म होती है, गर्म होने से, वो वार्म होने से वो हल्की हो जाती है, हल्की होके वो ऊपर आती है, ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली नीचे की जो एयर है आपकी, वहाँ की एयर जो ज़्यादा थी वो ऊपर चली गई, उस एरिया से उड़ गई, ऊपर ऊपर गई, तो उसके बाद में एयर अपनी जगह रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, वो दूसरी जगह जा रही है, चल के जाती है। तो फिर इससे क्या है, जितनी वहाँ पे एरिया हवा जितनी ज़्यादा थी वो कम होगी, उसके कारण वो लो प्रेशर एरिया बन गया, और वो किसी और जगह पे एयर ने, विंड ने कहीं पे जाके तो सिंक होना ही है, जहाँ पे वो सिंक होती है वहाँ पे वो हाई प्रेशर एरिया बना देती है। ठीक है। जो तो ये जो डिफरेंस होता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर का, इसके कारण विंड्स हमारी जनरेट होती हैं। ठीक है। दिस अनइवन हीटिंग कॉजेज क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंस विच लेटर कॉजेज विंड मूवमेंट। तो ये जो अनइवन हीटिंग के कारण ही हमारी प्रेशर बनती है, विंड बनती है, वो ऊपर जाती है, फिर आपकी लो हाई प्रेशर एरिया से लो में चली जाती है, फिर लो को हाई बना देती है, फिर ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, जिसके कारण हमारी विंड की मूवमेंट होती है। अब आता है ये टॉपिक अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। अब रिकॉल करो अपना पुराना चैप्टर जो था, उस चैप्टर में हमने आपका ये जो अभी आपका चैप्टर निकला है कि वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, उस चैप्टर में मैंने आपको पूरा आपको डायग्राम के साथ आपको समझाया है कि इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, और फिर उसके बाद में इक्वेटर के बोथ साइड्स 23.5 डिग्री अप एंड डाउन आपका वो रीजन जो आ जाता है वो वो आपका ट्रॉपिकल जोन आ जाती है। उसके बाद में फिर आपकी नेक्स्ट आपकी 60 डिग्री जो है वो 30 डिग्री और ले लोगे तो वो आपकी आगे आपकी वो हो जाती है टेम्परेट जोन, और उसके बाद में ऊपर आपकी पोलर रीजन या पोलर जोन कहते हो। सो आपने उसमें डिस्कस किया जो इक्वेटर के पास जो है, जो वो एकदम से आपकी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, और जैसे जैसे वो ऊपर आपकी पोलर जोन तक जाती है वो स्लांटिंग सनरेज जाती है। स्लांट होने के कारण तो क्या होता है, आपकी हीट एरिया में कम होती है। सो पोलर रीजन जो है आपके, दे रिसीव स्लांटिंग रेज, और इसलिए जो आपकी जो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे सन की आती है, वो आपकी इक्वेटर के पास आती है। इक्वेटर के पास आती है तो ऑब्वियसली इक्वेटर के पास की वहाँ पे जब धूप ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ की एयर गर्म हो जाती है। वही कंसेप्ट जो अभी मैं आपको समझा के हटी हूँ कि एयर गर्म होने के कारण वो लाइट इन वेट हो जाती है, और फिर वो ऊपर चल जाती है, राइज हो जाती है, उसके कारण वो वहाँ का जो रीजन है उसको लो प्रेशर रीजन बना देती है। ऐसे ही अब देखो, जो कूलर एयर है 0 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड की, वो आपकी मूव करती है टुवर्ड्स इक्वेटर, ऊपर से फिर वो नीचे आती है, ऐसे ही 30 डिग्री टू 60 डिग्री जाती है, वो भी ऐसे पूरा सर्कल ऐसे चलता है। तो पोलर एंड में, पोलर जोन की जब 60 टू 90 पे जाती है, तो जो पोलर की आपकी जोन की हेड की, अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ की जो ठंडी हवा है फिर भी वो इक्वेटर पे चलती आती है। धीरे धीरे ये आपका सर्कल चलता रहता है। इस मूवमेंट के कारण जो एयर की मूवमेंट हो रही है उसके कारण आपका विंड करंट्स को
पैदा होती हैं, हवा पैदा होती है। इसी कारण आपकी हवा जो है वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी के कारण आपको पता चलता है वो ज़्यादा चल रही है या वो डिफरेंस के कारण कितनी इंटेंसिटी से वो एयर आपकी चलती है, विंड आपकी मूव होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी अनइवन जो हीटिंग है, इक्वेटर के पास ज़्यादा हीटिंग है और पोल्स के पास कम हीटिंग है। इक्वेटर के पास आपकी गर्म हवा होती है, पोल्स के पास आपकी ठंडी हवा होती है। देखो, अभी हमने इक्वेटर और पोल्स की अनइवन हीटिंग डिस्कस की है। अब हम हीटिंग डिस्कस करेंगे लैंड और वाटर की। लैंड और वाटर आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, लैंड और वाटर जो है वो अनइवनली हीट होता है, क्योंकि जो लैंड है वो गर्म जल्दी होता है, वो ठंडा भी जल्दी होता है, और जो वाटर है वो आपका गर्म लेट होता है, ठंडा भी लेट होता है, राइट। जो ये अनइवन हीटिंग है लैंड और वाटर की, उसके कारण ही हमारी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट आप लोग छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो। उसी कारण आपकी गर्म हवा जो होती है वो ब्लो करती है, उसे वो लाइट इन वेट हो जाती है, फिर वो ऊपर चढ़ती है, फिर ठंडी हवा आने शुरू हो जाती है। वो वहाँ से लो प्रेशर एरिया बना के वो ठंडी हवाओं में जाती है और वहाँ पे हाई प्रेशर बनाती है। इसी कारण यही सर्कल चलता रहता है और इसके कारण हमारी जो है विंड करंट्स हमारे बनते हैं। ठीक है, तो इसी से आपको पता चलता है, जो आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज इतने छोटे होते से आप पढ़ते जा रहे हो, अगर आपको ये क्वेश्चन मान लो आ जाता है कि अनइवन हीटिंग जो है लैंड और वाटर की, उसके कारण आपके विंड करंट्स कैसे जनरेट होते हैं, तो आपने उसमें पूरा इसको डिटेल में आप दोगे, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कि वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट आप इसमें थोड़ा सा समझाओगे। ठीक है बेटा, तो नाउ आगे आपका क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है मॉनसून का। अब ये देखो, जो आपकी ये विंड करंट्स होती हैं, जो आपकी विंड की हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड्स ब्लो होती हैं, उसके कारण आपका मॉनसून एक नया चीज़ आती है। जो मॉनसून में आप देखो, नॉर्थ इंडिया में मॉनसून जो है वो जुलाई से लेके सितंबर तक रहता है। वो जो है मॉनसून में बेसिकली क्या होता है, आपका जो ओशन से या जो आपकी वाटर बॉडी से, सी से, वहाँ से देखो, जब विंड आपकी चलती है तो विंड में एक ये स्पेशलिटी है, ये खूबी है, हम आपने आगे भी पढ़ा हुआ है, वो अकेली नहीं आती है, अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आती है, राइट। तो जब वो ओशन से, वाटर बॉडीज़ के ऊपर से आएगी, जब वहाँ से विंड आएगी तो अपने साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स लेके आएगी। इसीलिए जब वाटर बॉडीज़ के ऊपर से जब आपकी विंड चलती है, जब आपकी ओशंस या सी से विंड आपकी निकलती है, तो थोड़ी सी आप कहोगे मॉइस्ट एयर होती है, कि आपको ह्यूमस लगती है, ह्यूमस सी आप कहते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल लगता है उसमें, वाटर कंटेंट क्योंकि हवा में होता है। तो वो जो है वो आता आता जब वो ओशन वाटर बॉडी से आएगा, इनलैंड एरिया में आएगा, इंडिया में इनलैंड लैंड्स में आएगा, तो वहाँ पे वो करते हैं, आते आते वो समर्स में मॉनसून क्रिएट कर देता है। जो हमारा मई जून में समर्स होती हैं, तो आते आते आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया साइड, तो वो आपका समर्स को मॉनसून में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मॉनसून नाम कैसे बना। अभी देखो, जो इसकी क्या स्टोरी है मॉनसून्स की, मॉनसून नाम कैसे पड़ा। जो हमारे मुगल्स थे या अरब्स थे, जब वो यहाँ पे ट्रेड करते थे, इंडिया में ट्रेड करने आते थे, तो वो नॉर्मली वो समर्स में आते थे। वो आते कैसे थे, शिप्स वगैरह में आते थे। तो उन लोगों ने नोटिस किया कि जब वो शिप में आ रहे हैं तो वो हवा की मूवमेंट बड़ी अच्छी है और हवा ऐसी है कि उनको आने में कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद में जब वो जाते हैं दिसंबर टाइम, जब वो उनका रिटर्न होता है, उस टाइम फिर एयर विंड की मूवमेंट बहुत अच्छी होती है और उनको आने जाने में दिक्कत नहीं होती। उन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, जब वो आते हैं तब गर्मी होती है और मानसून आने वाला होता है, और जब वो जाते हैं तब वो गर्मी चली जाती है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है। तो ये यहाँ से इंडिया के मानसून का ये इन्वेंशन हुआ, वहाँ से तब से बोलने लगे हैं कि इंडिया का जो
मॉनसून ऐसे नाम आया। और इंडिया का अगर कोई पूछता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो जहाँ वो कहते हैं हम कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहाँ पे एक चीज़ बात बताना चाहूँगी आपको, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क या फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट या ट्रू फॉल्स व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया इज हैविंग, सो यू विल हैव टू आंसर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया इज हैविंग। ठीक है, तो और ये वर्ड जो है मॉनसून का कल इंडिया में नहीं यूज़ होता, और भी वर्ल्ड की पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ होता है जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब देखो विंड आ रही है तो वो कुछ लेके आ रही है, और जब जा रही है तो वो कुछ लेके जा रही है। ठीक है, तो जब वो आई अपने साथ में वो वाटर ड्रॉपलेट्स लेके आई, वो वाटर बॉडी से आई वाटर ड्रॉपलेट्स लेके आई, तो यहाँ पे उसने मॉनसून क्रिएट किया। यहाँ पे पूरा मॉनसून करके पूरे अपने वाटर ड्रॉपलेट्स उसने वहाँ पे सारे गिरा दिए, खाली कर दिया अपने आप को। तो अब वो जब विंड जा रही है तो क्या लेके जा रही है, ड्राई वेदर, ड्राई विंड जा रही है। ठीक है, सो ये फिर उसके बाद में फिर ये सर्कल चलता है, क्योंकि वो जब विंड जाएगी दोबारा फिर तभी वो ड्रॉपलेट्स वाली विंड आएगी, तभी हमारा हर साल वो साइकिल चलता है, मॉनसून आता है उस टाइम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब विंड आ रही है कुछ लेके आ रही है, और जब जा रही है तो वो कुछ लेके जा रही है। मॉनसून के टाइम में वो विंड जो है ओशन वाटर बॉडी से आ रही है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स लेके आ रही है, और लेके क्या जा रही है, ड्राई, सूखा ड्राई जा रही है विंड, वो जो फिर ताकि फिर अगले साल फिर वो सर्कल चले और फिर ये सब कुछ हो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। आज हम अब डिस्कस करेंगे थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में कि थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं और साइक्लोन क्या होते हैं। स्टॉर्म्स के थंडर स्टॉर्म पहले हम बात करते हैं, थंडर स्टॉर्म क्या होता है। थंडर स्टॉर्म्स यूजुअली अकर्स इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया। जो थंडर स्टॉर्म्स हैं आपके, वो ज़्यादा बेटा पोलर रीजन्स वगैरह में ये नहीं आते हैं, या टेम्परेट जोन्स में ये नहीं आते, वहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स नहीं होते हैं। थंडर स्टॉर्म्स ये आपके कहाँ होते हैं, ये आपके जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़, जैसे इंडिया है वैसे एरियाज़ में, ट्रॉपिकल रीजन्स में आपके होते हैं। वहाँ क्यों होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, क्योंकि थंडर स्टॉर्म की एक रिक्वायरमेंट है कि टेम्परेचर हॉट होना चाहिए और ह्यूमिड होना चाहिए। मतलब ह्यूमिड मीन्स कि उसमें हवा में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए और वो गर्म होना चाहिए। इंडिया का देखो, जैसे इंडिया कंट्री है या और आपके ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, उनमें ये आपका फीचर रहता है कि यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड है। जैसे अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, उनमें भी आपका यही फीचर रहता है कि हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज़ है। तो ऐसे एरियाज़ में थंडरस्टॉर्म्स नॉर्मली आते हैं। अब ये आप बेटा पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस में 6th क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, क्लाउड्स हमारे कैसे बनते हैं और कैसे हमारी रेन होती है। तो वो आपने उसमें पूरा आपको उसमें पढ़ा है कि इवापोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस से आपकी रेन होती है। ठीक है ना, आपके वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं और फिर आपकी रेन होती है। तो कई बार क्या होता है कि जब हमारी रेन होती है, रेन के साथ लाइटनिंग होती है ना। व्हाट इज़ लाइटनिंग, देखो आप कई बार बोलते हैं हम कि बारिश हो रही है, बारिश के साथ में हमारी बिजली लश्क रही है, तो आपको वाइट वाइट सी आपको स्पार्क्स नज़र आती है, तो वो है। अब ये देखो, अगर आपसे कोई पूछता है बच्चे थंडर स्टॉर्म क्या होता है, कि थंडर स्टॉर्म पहले मैं आपको बताती हूँ थंडर स्टॉर्म बेसिकली व्हाट इट इज़। थंडर स्टॉर्म बेसिकली क्या होता है, जब आपकी बारिश हो रही है, बारिश कैन बी इन एनी फॉर्म, इवन ड्रिजलिंग भी हो तब भी उसको बारिश ही बोलेंगे। वो आपको पानी गिर रहा है ऊपर से, क्लाउड से पानी गिर रहा है इन एनी फॉर्म, like it may be drizzling or it can be small light rain or it can be heavy rain, whatever, like वाटरफॉल हो रहा है। वाटरफॉल के साथ में जो आपकी जब वाटरफॉल हो रही है तो आपकी हवा भी चल रही है, तो वाटरफॉल हो रहा है तो नीचे से आपकी जो है एयर जो है वो गर्मी के कारण वो आपकी एयर राइज हो रही है। जब आपकी एयर राइज होती है और आपका पानी वाटरफॉल हो रहा है तो वो एयर और वाटर आपस में रब होते हैं, वो रब होने से एक साउंड और एक स्पार्क्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
वो साउंड और स्पार्क्स जो आपकी हैवी रेन के कारण और कई बार ये विंड्स भी साथ में आती हैं, वो जो होती है उसको हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। मीन्स थंडरस्टॉर्म अगर कोई आपसे पूछता है तो आपने उसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर along with rising air produces sound and lightning accompanied by heavy rain and strong winds। ठीक है, जो आपकी पानी जब आपका गिर रहा है और हवा आपकी जब ऊपर चल रही है वो आपस में रब होंगी तो आपकी एक साउंड प्रोड्यूस होगी और एक आपकी स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगी। वो जो आपकी स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगी और बारिश हो रही है, कई बार बहुत उससे हवा भी चलती है, उसको हम सबको मिला के बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखो, आप कई बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा विंटर्स में आप लोग स्वेटर पहनते हो, तो सम टाइम्स व्हाट हैपन्स, आप स्वेटर जब उतारने लगते हो तो आपको हल्की हल्की साउंड सुनती है, लाइक स्पार्क हो रहा है, ऐसे आपको साउंड्स की आवाज़ आती है। अब वो जो आपकी देखा जाए वो जो आपकी स्पार्क है और जो अभी मैंने स्पार्क की बात की है, ये दोनों स्पार्क सेम है, बट द डिफरेंस इज ऑफ इंटेंसिटी। जो आपकी स्वेटर उतारने वेले आपको जो आवाज़ आती है, जो आपको स्पार्क्स की साउंड आती है, वो स्पार्क्स बहुत लाइट इंटेंसिटी पे होती हैं, जो हमारी बॉडी जिसको वो आपकी बॉडी उसको सहन कर सकती है, राइट। पर जो आपकी ये रेन और उसके कारण थंडरस्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है, स्पार्क्स होती है, वो आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर सकती है। सो इस कारण अगर आपकी वो वाली जो वो स्पार्क्स होगी, लाइटनिंग होगी, उससे आपकी अगर कहीं पे गिर जाए तो बहुत हीट भी प्रोड्यूस करती है, साउंड भी प्रोड्यूस करती है, तो उससे काफ़ी डैमेज हो सकता है। पर जो आपको मैंने स्वेटर्स की एग्जांपल दी, उससे कोई हमारी डैमेज नहीं होता, वो बहुत उसकी इंटेंसिटी ले होती है, हमारी बॉडी उसको अकोमोडेट कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। ठीक है बेटा, तो ये तो था थंडरस्टॉर्म क्या होता है। अब हमें थंडरस्टॉर्म के टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, लाइक जो प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, फर्स्ट वो कह रहा है कि डोंट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, वाइल इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। वो कह रहा है जो आइसोलेटेड ट्री होगा, बड़ा ट्री है, आइसोलेटेड ट्री है, उसके नीचे कभी शेल्टर नहीं लेना चाहिए आपको थंडरस्टॉर्म के टाइम। अगर आप फॉरेस्ट में हो तो फॉरेस्ट में देखो आप स्मॉल ट्री लो के नीचे शेल्टर लो। अब आप बोलोगे कि मैम वहाँ पे एक साइड बोल रहे कि आइसोलेटेड ट्री के नीचे नहीं लेना है, एक साइड बोल रहे स्मॉल ट्री के नीचे लेना है, सो ये कहाँ से जस्टिफाई होगी बात। अब ये देखो, जो आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आपका डेंस होता है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो जो आपके बिग ट्रीज़ भी होंगे, टॉल ट्रीज़ भी होंगे और आपके स्मॉल ट्रीज़ भी होंगे। जब आपकी थंडरस्टॉर्म होती है, थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग भी हो रही है, तो वो जो आपकी अगर आपकी लाइटनिंग मान लो कहीं पे गिर जाती है, किसी ट्री के ऊपर गिरेगी, तो वो बड़े ट्री के ऊपर गिरेगी। अगर आप स्मॉल ट्री के ऊपर नीचे शेल्टर लोगे तो आप जो है वहाँ तक आपकी फायर या लाइटनिंग नहीं पहुँचेगी, तो आप उसमें प्रोटेक्टेड रहोगे। पर अगर आप बड़े ट्री के नीचे रहोगे तो वहाँ पे आग लगने की चांसेस है। बट बीइंग जो आपके ट्रीज़ है, ऑब्वियसली बारिश हो रही है तो वो थोड़े गीले होंगे तो आग फैलेगी नहीं, जल्दी बुझ जाएगी। बट अगर आप बिग ट्री के नीचे होगे तो आपको डैमेज पहुंच सकता है, और अगर आप स्मॉल ट्री के नीचे होगे तो वहाँ पे तो आने की चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। वो कहते हैं डोंट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद इन मेटालिक हैंडल। अब किसी भी अम्ब्रेला के नीचे कभी भी आप शेल्टर नहीं लो जिसका मेटालिक हैंडल है। अब देखो, नॉर्मली जो अम्ब्रेलाज होती हैं उनका मेटालिक हैंडल होता है, और वो ये कहना चाहता है कि जो मेटल होता है, क्योंकि मेटल आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर आपकी लाइटनिंग होगी तो आपको डैमेज पहुंच सकता है पूरा, क्योंकि वो जो मेटल है अपनी तरफ इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डोंट सिट नियर विंडो और एनी मेटल शेड। सेम वही बात है, किसी भी मेटल के पास आप मत बैठो, मेटल शेड या किसी विंडो के पास आप मत रुको, क्योंकि वो जो है आपकी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन कम्स गेट आउट ऑफ पॉन्ड और स्विमिंग पूल इफ़ यू आर देयर।
अगर आप पॉन्ड में या स्विमिंग पूल में हो तो आप वहाँ से बाहर आ जाओ, बिकॉज वाटर जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होने देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब आपके हाथ गिले हैं तो आप कभी प्लग्स को हाथ मत लगाओ, अदरवाइज आपको करंट लग सकता है। सेम चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पे। नेक्स्ट इज, इफ़ यू आर सिटिंग इनसाइड अ कार और अ बस देन यू आर सेफ। अगर लाइटिंग हो रही है, अगर आप कार और बस के बीच में बैठे हो तो आप सेफ हो। अब आप बोलोगे देखो जी मैम अभी आपने बोला मेटल जो है मेटल कंडक्ट करता है, तो ये इसमें हम जो कार और बस है वो भी तो मेटल से बनी है। यहाँ पे देखो बेटा एक चीज़ है, कार और बस है कोई भी व्हीकल आपका जो है कवर्ड है वो आपका मेटल से ही बना हुआ है, बट उसमें जो है ये सारे आपके मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट वो जो है आपकी जो उसके जो बॉटम है, जो उसके देखो आपके व्हील्स हैं वो आपके रबर की हैं, उनका सिर्फ रिम मेटल का है पर वो रिम जो है वो रबर का है। सो वो रिम आपको, वो जो आपका रबर के टायर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो उसमें वहाँ पे आपको सेफ रहने देते हैं। ये ध्यान में रखना है कि कार या बस आपकी ओपन नहीं होनी चाहिए। ओपन व्हीकल में नहीं पहना देन यू आर नॉट सेफ, बट इफ़ इट इज़ क्लोज्ड देन यू आर टोटली सेफ। ओके बेटे। कि हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। अब थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है? अब देखो क्लाउड्स बनने से पहले क्या होता है, वाटर जो है वो हीट लेता है, एटमॉस्फेयर से हीट लेता है, इवापोरेशन होती है और फिर वाटर जो है वो जो वाटर एटमॉस्फेयर से हीट लेगा उसे वो अपने आप को वाटर वेपर में चेंज कर लेगा, क्योंकि वाटर उसने ले लिया। तो उसने क्या किया, जब वाटर वेपर में वो चेंज हुआ तो उसने वहाँ पे उस प्रेशर को वो एरिया को ठंडे से गर्म बना दिया, सॉरी गर्म से ठंडा बना दिया। गर्म से ठंडा बना दिया मींस वो हाई प्रेशर एरिया बन गया, क्योंकि इसकी हवा तो निकल गई ना सारी, पहले ऊपर चली गई, हाई प्रेशर बन गया। ठीक है, जो सॉरी ठंडा होता है वो आपका लो प्रेशर एरिया बन गया। अब जब हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर बन गया, नॉर्मल प्रेशर आप कह लो, नॉर्मल प्रेशर बन गया। जब कंडेंसेशन हुई और रेन ड्रॉप्स आपकी बनी, तो उसने जब रेन ड्रॉप्स बनी उसने वो जो हीट पहले उसने ली थी वो सारी की सारी रिलीज़ करेगा एटमॉस्फेयर में। उसके वापस रिलीज़ करने से वो क्या, वो वहाँ की जो हीट है उसने दोबारा हवा को, एयर को गर्म बना दिया, जिसके कारण वो फिर से लो प्रेशर सिस्टम उसका और बन गया। वो नॉर्मल प्रेशर पे जैसे पहला था वैसे ही आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, जो आपकी वो लो प्रेशर पहले ऑलरेडी बन गया है, फिर इसके बाद में फिर यही प्रोसेस चला, तो वो लो प्रेशर का लो प्रेशर एरिया बना। उसके कारण क्या हुआ, जो एयर आपकी ज़्यादा रश होती रही वो उसके आसपास घूमने लगी, क्योंकि वो लो प्रेशर है, लो प्रेशर में हवा कम है, तो हवा जो है उसके आसपास घूमने लगी। जब ये साइकिल रिपीट होता रहा टाइम एंड अगेन, जो हवा की स्पीड जब ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेज़ी से वो घूमने लगी, 2-3 डेज़ यही सर्कल आपका चलता रहा, तो अपने आप वो क्या बन गया, वो उसने थंडरस्टॉर्म में साइक्लोन की शेप ले ली। सो इसके कारण जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो साइक्लोन्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं टेम्परेट जोन से। मीन्स जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। ये अगर आप देखो साइक्लोन्स आपकी यहाँ पे अमेरिका साइड साइक्लोन्स नहीं आते हैं, ये आपकी साइक्लोन्स आते ही आपके ट्रॉपिकल एरियाज़ में है। सो वहाँ पे यही चीज़ होते हैं, साइक्लोन्स ऐसे हो आपके बनते हैं। तो इसीलिए आपके अमेज़ॉन एरियाज़ में देख लो, जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर है वहाँ पे आपके ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। सो ये टेम्परेट जोन में या पोलर जोन्स में वहाँ पे नहीं आते, वहाँ पे इनकी शेप्स अलग हो जाती हैं, नेम अलग हो जाते हैं, जिनको आप लेटर ऑन डिस्कस करोगे। पर नॉर्मल साइक्लोन जो है आपकी ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज़ में आते हैं। Now comes what are the various factors that contributes towards the साइक्लोन डेवलपमेंट। साइक्लोन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से हमारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारा साइक्लोन बनता है। सो दीज आर बेसिकली योर विंड स्पीड। आपने देख लिया ना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण ही हमारे
साइक्लोन्स बनते हैं। वहाँ पे जब वो लो प्रेशर से ज़्यादा लो होता रहता है प्रेशर उसका, तो विंड स्पीड ज़्यादा तेज़ी से एक सर्कल के आसपास घूमती रहती है और फिर वो आपकी साइक्लोन डेवलपमेंट हो जाती है। ऐसे ही आपकी विंड डायरेक्शन है। विंड डायरेक्शन जब आपकी हैवी हाई मतलब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाता है, बट वो लो प्रेशर गर्म ठंडे होने के कारण ज़्यादा लो होता रहता है, उसी कारण आपकी साइक्लोन बनती है। नेक्स्ट कम्स टेम्परेचर। टेम्परेचर में जब आपकी चेंज होती है उसके कारण होता है, और हॉट टेम्परेचर में ज़्यादा होता है साइक्लोन्स। नेक्स्ट कम्स ह्यूमिडिटी। अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लाइक आपका मॉइस्चर कंटेंट एयर में ज़्यादा है, तो तब आपकी साइक्लोन की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है बेटा। नाउ कम्स स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन्स। साइक्लोन्स का स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको साइक्लोन मैंने आपको अभी समझाया है कि साइक्लोन क्या होता है, कि साइक्लोन में सेंटर के जहाँ पे लो प्रेशर एरिया के कारण हवा जो है एक सेंटर के आसपास रिवॉल्व होती रहती, घूमती रहती। उसकी स्पीड बहुत, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा विंड की हो जाती है, जिसके कारण साइक्लोन होता है। तो वो जो सेंटर के आसपास वो जो घूमता है विंड, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ साइक्लोन, दैट इज़ नोन एज आई। ठीक है। वो मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो आई होती है, आई एकदम काम एरिया होता है, क्योंकि वो लो प्रेशर है, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो जहाँ पे रिवॉल्व कर रही है उसके सराउंडिंग्स में, जहाँ पे हवा घूम रही है, विंड बहुत इंटेंसिटी से, प्रेशर से घूम रही है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, बट वो आई में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती। ये जो हमारी आई है, साइक्लोन की जो आई होती है, ये 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। मतलब उसका जो डायमीटर होगा आई का, वो 10 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर्स होगा। और वो एक ऐसा रीजन आ जाता है, मतलब आपके साइक्लोन का जो आई है वो रीजन ऐसा हो जाता है जिसके बीच में कोई क्लाउड्स नहीं होते, क्लियर स्काई होता है, हल्की बहुत ही विंड होती है, प्लेजेंट मौसम होता है। मतलब कुछ ऐसा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं फील होता आई के बीच में, जितनी डिस्ट्रक्शन उसकी आई के बाहर होती है, जहाँ पे विंड स्पीड से चल रही है। और अराउंड दिस काम आई, हाई स्पीड विंड्स एंड थिक क्लाउड्स एंड हैवी रेन इज देयर। जो आई के आसपास, क्योंकि हवा बहुत तेज़ घूम रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से, बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व कर रही है आई के आसपास, तो वो जो आपकी एरिया होगा जहाँ पे आपकी एयर रिवॉल्व कर रही है, वहाँ पे हाई स्पीड की विंड तो होगी ही होगी, क्योंकि बहुत स्पीड से वो चल रही है। वहाँ पे बारिशें भी हो सकती हैं, वहाँ पे बादल भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, आपकी आई में डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। बेसिकली जो आपके बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं ना, वो क्यों आते हैं? जो बड़े बड़े साइक्लोन्स आते ही उसके कारण है, जितनी आपकी लो प्रेशर एरिया होगा और एटमॉस्फेयर में जितनी आपकी एयर होगी, जिस स्पीड से वो एयर घूमेगी, उस स्पीड से आपकी डिस्ट्रक्शन होगी। अब आप ये लगा लो, ये इतनी स्पीड से हवा घूम रही है आपकी आई के आसपास, ये नॉर्मली, मतलब अगर ये कोस्टल एरिया पे होती है, साथ में अगर आपके जो वाटर बॉडीज़ हैं साथ में, अगर वाटर बारिश भी हो जाती है तो देखो कितनी डिस्ट्रक्शन होगी। और अगर पानी की, मतलब वाटर लेयर साथ में आ जाती है, तो उसकी कितनी ज़्यादा, पानी के साथ यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। वो अगर वो जो विंड आपकी आई के आसपास साइक्लोन में रोटेट हो रही है, अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है, बारिश मीन्स मॉइस्चर कंटेंट होगा तो बारिश भी होगी। अगर वहाँ पे बारिश होगी, देन यू जस्ट ऑब्जर्व एंड यू जस्ट थिंक ओवर इट, कि इतनी बारिश होगी जितनी पूरी इंडिया में होती है, उतनी उतनी देर वो उतनी की जगह में हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, उतनी ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएगा वो। सो नॉर्मली रेनी सीजन में, मानसून के टाइम, ये साइक्लोन्स नहीं आते। अगर आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने साइक्लोन्स पढ़े हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि साइक्लोन्स की क्या डिस्ट्रक्शन करते हैं, किस टाइप के डिस्ट्रक्शंस होती हैं। ये देखो, जैसे आप पिक से देख सकते हो, सारा कुछ उन्होंने घर वर सब कुछ आपके वाटर बॉडीज़ में चले गए हैं, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है। या जब आपके ये प्रॉपर्टी की इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो लाइफ की भी डिस्ट्रक्शन होती है।
अब जैसे ये जो आपके साइक्लोन्स हैं, इससे क्या होता है कि वाटर को वो पहले पीछे को पुश करता है स्लोली, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से वाटर की वेव आगे आती है, जिसके कारण आपके फ्लड्स भी आ सकते हैं। अब जो आपकी साइक्लोन की जो आई है, वहाँ पे लो प्रेशर है, वो वो लो प्रेशर होने के कारण वो वाटर को, जो पानी वाटर बॉडीज़ के पास अगर आएगा, तो अगर वो पानी को इतनी हाइट तक उठा लेता है, वो 12 मीटर्स की हाइट तक वो उठा लेता है। इतनी हाइट पे उठा के वो क्या करता है, उसके बाद में फिर उसको बहुत ज़ोर से आगे पुश करता है, जिसके कारण आपके लो लाइंग कोस्टल एरियाज जो होते हैं, वहाँ पे आपकी ज़्यादा लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। और नेक्स्ट जो इसमें है डिस्ट्रक्शन, वो आती है कॉजेज लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कैसे है? क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा आता है, फ्लड्स भी हो सकते हैं। जब पानी स्टेगनेट खड़ा रहेगा सॉइल में, उसके कारण क्या होगा, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ होगी। एक और बात यहाँ पे मैं बताती हूँ, सॉइल की फर्टिलिटी तो लूज़ होएगी जब आपका पानी खड़ा रहेगा, उसके कारण वो लाइफ को भी एक थ्रेट क्रिएट करता है। वो कैसे थ्रेट क्रिएट करता है बेटा? क्योंकि जब आपका पानी खड़ा रहेगा तो उसके कारण काफ़ी वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं, समटाइम्स कोई एपिडेमिक भी फैल सकता है, राइट। अभी तक हमने किया साइक्लोन्स की डिस्ट्रक्शन डिस्कस की। अब हम देख लेते हैं साइक्लोन किस तरह के होते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। ऑल फर्स्ट साइक्लोन की बात करते हैं हम, डिप्रेशंस। पहले साइक्लोन का नाम क्या है? डिप्रेशंस है। डिप्रेशंस जो साइक्लोन्स हैं, अभी तक हमने बात की थी, नॉर्मली साइक्लोन्स आपके आते हैं ट्रॉपिकल जोन में। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था साइक्लोन्स जो हैं वो ट्रॉपिकल जोन्स में आते हैं। बट अब जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स में है, वहाँ पे भी साइक्लोन्स आते हैं। वहाँ पे जो साइक्लोन्स की फॉर्म अलग होती है, दैट इज़ डिप्रेशन। ये ज़्यादातर आपके यूरोप में होते हैं। यूरोप साइड जो टेम्परेट, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, जहाँ भी जितना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा, वहाँ पे आपका साइक्लोन्स आते हैं। और ये डिप्रेशन आपका फॉर्म चेंज हो जाती है उसकी, ये आपकी टेम्परेट लैटिट्यूड्स में आता है यूरोप में। यूरोप साइड ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा वायलेंट नहीं है, और इनमें ज़्यादा क्या है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा नहीं होती, तो ज़्यादा यहाँ पे रेन ज़्यादा होती है। तो ये था आपका ह्यूरिकेन्स। ह्यूरिकेन्स जो है ये आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। और ये नॉर्मली कहाँ आता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में, कैरिबियन सी में, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ये देखो यहाँ पे जो है वाटर बॉडीज़ के साथ आता है। तो ये जब वाटर बॉडीज़ के साथ आता है, तो ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, साइक्लोन के साथ अगर बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है। इन द सेम वे जो ह्यूरिकेन्स, तो ये देखो आते ही सी कोस्टल रीजन्स पे ज़्यादा है, कोस्टल एरियाज़ के बॉडीज़ के पास, वाटर बॉडीज़ के पास आता है, तो ये ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, बोथ टू लाइफ एज वेल एज टू ह्यूमन लाइफ, एंड टू योर स्टॉक लाइफ, एंड एज वेल एज टू योर प्रॉपर्टी। टाइफून्स। अब ये जो टाइफून्स है, ये कहाँ आता है? टाइफून आपका आता है, ये भी आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये ज़्यादा ओरिजिनेट होता है जापान और चाइना सी। जापान और चाइना सी कौन सी जगह आ जाती है आपकी? जापान और चाइना के बीच में एक वाटर बॉडी है, जिसको हम चाइना सी का नाम दिया गया है, ठीक है। अब ये भी देखो, ये जो टाइफून है आपका वाटर बॉडी के साथ आता है, सो इट विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। टॉर्नेडो। अभी तक देखो जो हमने डिस्कस किए वो हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किए हैं, तो अब मैं आपको टॉर्नेडो के बारे में बताती हूँ। टॉर्नेडो जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि साइक्लोन्स की नॉर्मली आपको 48 आवर्स पहले आपको अलर्ट आ जाता है कि एरियाज वेकेट कर दो, बिकॉज साइक्लोन आने वाला है। बट ये टॉर्नेडो एक ऐसा आपका साइक्लोन की फॉर्म है जिसमें आपको पता नहीं चलता है, यू नेवर नो कि टॉर्नेडो कब आ रहा है। हो सकता है अभी बिल्कुल क्लियर स्काई है और 5 मिनट्स बाद में टॉर्नेडो आ जाओ,
बट ये जो टॉर्नेडो है ये नॉर्मली ट्रॉपिकल जोन्स में नहीं आता है, ये ज़्यादा कहाँ आता है, ये यूएसए और मैक्सिको में आता है, ठीक है। और ये यूएसए और मैक्सिको इन एरियाज़ में ये बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाता है, बहुत सडनली आता है, कई बार हो सकता है विद इन अ मंथ आ जाए, आफ्टर 1 मंथ आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये आता रहता है। ये जो टॉर्नेडो है इसमें स्पीड, जो विंड की स्पीड है बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट इज़ 300 किलोमीटर्स पर आवर। यू कैन इमेजिन कि ये कितनी ज़्यादा स्पीड होती है। अब ये देखो साथ में जैसे आपकी पिक लगी हुई है, ये देखा जाए तो एक तरह का फनल की शेप में ही है। टिप नीचे से देखो पतली है फनल जैसी, और ऊपर जाके वो गोल घूम रहा है। ये होता क्या है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ विंड इज सर्कुलेटिंग रिवॉल्विंग। ये विंड का ही है जो आपको फनल शेप दिख रहा है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसने ज़मीन को टच करना है, ये ज़मीन के ऊपर ही रहता है, ज़्यादा हवा में भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या, इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये एक जगह पे नहीं टिके रहता, ये चलता रहता है, क्योंकि ये अर्थ के साथ आपका लगा नहीं है, तो इसलिए ये चलता रहता है। इसकी कोई ये नहीं कि अभी ये यहाँ है तो ये थोड़ी देर बाद भी कहीं और होगा। जैसे साइक्लोन आपका एक ही जगह आपको आई बताई गई है, उसके आसपास उसने 10 से 30 किलोमीटर के बीच पे दायरे में उसने घूमते रहना है, वो आई है और उसके आसपास वो घूमता रहेगा। बट ये जो आपका टॉर्नेडो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो चलता रहता है। ये जो टॉर्नेडो है, ये टॉर्नेडोज काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये क्रिएट भी कर देते हैं। अब ये देखो, इन केस, अब मैंने आपको पहले बताया, इसकी कोई आपको पहले आपको अलार्म नहीं, सिक्योरिटी अलर्ट नहीं आता कि भाई हम आपको हमारा टॉर्नेडो आने वाला है। इन केस अगर कभी आपको दिख जाए कि हवा ऐसे हो रही है और टॉर्नेडो आ गए, तो व्हाट यू डू, आप अपना प्रिकॉशन प्रिवेंशन कैसे करोगे। इट्स बेटर या तो आप सीमेंटेड हाउस के अंदर हो, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन इज, अगर आप ओपन एरिया में आपको दिख रहा है कोई वहाँ पे खड्डा है, ठीक है, ज़मीन के नीचे कोई खड्डा है, तो आप इट्स बेटर कि आप उसके नीचे उस खड्डे में छुप जाओ। और अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन जो है अर्थ सरफेस से ऊपर नहीं आना चाहिए, अर्थ सरफेस से नीचे ही थोड़ा सा रखो, क्योंकि ये जो टॉर्नेडो है ये चलता रहता है, अगर ये निकलेगा अभी ये ऊपर से निकल जाएगा, ये आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉर्नेडो है इसके साथ जौन सी चीज़ आप इसको टच करेगी, जौन सी चीज़ ये अपने साथ लेके इसके साथ आएगी, उसको वो घुमा के अपने साथ ले जाएगी। समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि अगर कोई साथ चीज़ टकरा गई, कोई आपका ट्री आ गया, कोई व्हीकल आ गया, या तो उसको अपने अंदर ही घुमाती रहेगी, तो यू कैन इमेजिन कि वो इतनी स्पीड से वो घुमाएगी तो वो तो चीज़ बचेगी नहीं। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि वो ऊपर बिल्कुल, मतलब नीचे से लेगी और ऊपर बिल्कुल टिप पे जाके वो उठा के बाहर फेंकेगी, तभी देखो वो चीज़ का क्या हाल होगा। अब ये देखो, अब ये तो था नॉर्मली, अगर मान लो वहाँ पे कोई ये टॉर्नेडो आया है और टॉर्नेडो वाटर बॉडी के पास आ गया, तो वो क्या करेगा, वाटर बॉडी के पास आ गया तो वाटर को भी ऐसे घुमाएगा ना, और वो ऊपर से फाउंटेन की तरह वो निकलेगा पानी, तो इसलिए उसको हम वाटर स्प्राउट कहते हैं। अगर वो सी में आ जाए देन वी नेम इट वाटर स्प्राउट, ठीक है। सो ये है टॉर्नेडो, और टॉर्नेडो के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि टॉर्नेडो से हमने कैसे बचना है इफ़ इन केस अगर आपको मिल जाते हो। एंड ये जो टॉर्नेडो नॉर्मली ये ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं आता, ये ज़्यादा यूएसए और मैक्सिको में आता है, ठीक है। सो इसकी कोई आपको सिक्योरिटी अलर्ट पहले नहीं दी जाती। नाउ कम्स इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स विच आर टू बी टेकन by government and other agencies and as well as by the people ड्यूरिंग साइक्लोन। अगर जब साइक्लोन आने वाला होता है तो क्या सेफ्टी मेजर्स लोगों को लेने चाहिए या गवर्नमेंट को लेने चाहिए, या और जो आपकी एजेंसीज़ हैं जो हेल्प करती हैं जैसे एनजीओज वगैरह, तो उनको क्या हेल्प लेनी चाहिए, सो वो डिस्कस कर। सो पहले देखो गवर्नमेंट और एजेंसीज की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो साइक्लोन के फोरकास्ट होते हैं वो 24 आवर्स से 48 आवर्स पहले आने शुरू होते हैं, मतलब 1 से 2 दिन पहले साइक्लोन्स की वार्निंग्स आने लग जाती हैं कि साइक्लोन्स आपके आने वाला है यहाँ पे।
तो ये जो है आपका न्यूज़पेपर में, आपकी टीवी पे, आजकल के टाइम में आपके नेट पे, लाइक आप तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स पे, गूगल पे, सब जगह आपको वार्निंग्स वहाँ पे दिखती हैं कि हाँ इस जगह पे साइक्लोन आने वाला है। सो जैसे जैसे साइक्लोन कोस्ट लाइन के पास आता है तो वार्निंग्स जो है हर आधे घंटे में आने लगती है। मतलब जब वो अभी साइक्लोन कोस्ट लाइन के पास नहीं आया है तब एक दो दिन पहले वार्निंग्स आने लग शुरू होती हैं। जब वो कोस्ट लाइन के पास पहुंच जाता है तब वो हर आधे घंटे में साइक्लोन की वार्निंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई हैं? ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी जो अभी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है उसके कारण यही सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। क्योंकि साइक्लोन की वार्निंग्स पहले आती, साइक्लोन फोरकास्ट हो जाता है, साइक्लोन्स की वार्निंग पहले आती, वो किस लिए आती ताकि लोग जो है वो सेफ रहे। ठीक है, तो अब ये क्या है कि इसकी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होती है। कम्युनिकेशन साइक्लोन के बारे में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। वो किस लिए होती है? ताकि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं साइक्लोन की तरफ के दौरान। उस टाइम में पहले ही है जहाँ पे आप जिन लोगों को आप बचा सकते हो, जो क्योंकि अगर जब वो कोस्ट लाइन के पास आ रहा है तो जो वहाँ पे जो लोग ज़्यादा आपके डिस्ट्रक्शन में आएंगे, जहाँ ज़्यादा उसमें डिस्ट्रक्शन होगी साइक्लोन की, जो ज़्यादा इम्पैक्ट में आएंगे लोग, उन सारे लोगों को बचाने के लिए सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर किए जाएं। ताकि साइक्लोन शेल्टर्स बनते हैं, वो इसलिए बनते ताकि जो साइक्लोन प्रोन एरिया, जो जहाँ पे साइक्लोन्स आ रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर साइक्लोन शेल्टर्स बनाते हैं ताकि लोग जिनके घर टूट रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, या जिन लोगों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं साइक्लोन्स की वार्निंग सुन के कि वहाँ पे ख़राब हो सकता है काम, तो उन लोगों के लिए प्रॉपर शेल्टर्स बनते हैं। तो और जो जौन से लोग, अगर किसी का कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स उनके थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं, किसी और पार्ट में, कंट्री के किसी और पार्ट में रहते हैं, किसी और स्टेट में रहते हैं जहाँ पे साइक्लोन नहीं आने वाला, इफ़ दे कैन शिफ्ट देयर, अगर वो वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी बेटर, वेरी इट इज़ वेरी सेफ फॉर देम टू मूव टू अ दैट प्लेस। ताकि वो कम्युनिकेशंस पहले देने का ये फ़ायदा हो जाता है कि लोग अपने आप भी अपना बचाव जो कर सकते हैं वो कर लें। ठीक है बेटा, नाउ कम सी, तो अभी तक हमने डिस्कस किए थे जो एक्शन है हमारे साइक्लोन के टाइम जो हमारे को गवर्नमेंट ने लेने हैं या वो और एजेंसीज हैं वो लेती हैं। बट अब एक कुछ ये तो नहीं है कि सारा का सारा काम जो है वो सरकार ने ही करना है या एजेंसीज ने ही करना है, बट इवन पीपल कैन ऑल्सो डू समथिंग। अब जैसे लोग हैं, अब जब आप गवर्नमेंट आपकी, एजेंसीज आपकी, जब आपको मीडिया आपको पूरा कम्युनिकेट कर रहा है कि ये एरिया जो है साइक्लोन यहाँ पे आने वाला है, तो वो जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं टाइम के टाइम आपकी आपकी न्यूज़ में आ रहा है, आपकी सारी वार्निंग्स आ रही है, तो लोगों को ये नहीं है कि उसको नज़रअंदाज करना है। पीपल शुड पे अटेंशन टू दोज वार्निंग्स। ठीक है, जब वार्निंग कोई भी साइक्लोन वार्निंग ब्रॉडकास्ट होती है तो जब आपको पता है कि इस जगह पे साइक्लोन आने वाला है, तो लोगों को क्या चाहिए कि लोगों को चाहिए कि वो अपने पास जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है उनका स्टॉक अपने पास रखें। जो तक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में मेनली क्या आता है, सबसे ज़्यादा आपको खाने पीने का ही होता है ना। तो नेसेसरी फूड आइटम्स या आपको जो आपकी दवाइयाँ ज़रूरत की हैं वो आपको ज़रूर चाहिए, अपने पास स्टॉक रखो। इसके अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे 2020 ईयर में कोविड-19 आया, तो जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करना था, जब लोगों को पता था कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, अब लॉकडाउन लगेगा, तो लोगों ने क्या किया था, लोगों ने पहले ही नेसेसरी फूड आइटम्स अपने पास स्टॉक उन्होंने रख लिया था, दवाइयाँ उन्होंने अपने पास रख ली थी ताकि उनको लॉकडाउन में दिक्कत ना आए, खाने पीने की दिक्कत ना आए, मेडिसिन की किसी की दिक्कत ना आए। सो ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के घर में भी आपके पेरेंट्स ने भी ऐसे किया होगा। सो ऐसी जो वार्निंग्स होती, जब कोई ऐसा पेंडेमिक आ गया या कोई साइक्लोन आ गया, अगर उसकी कोई वार्निंग ब्रॉडकास्ट हो रही है तो आप लोगों को चाहिए कि वो अपने पास सामान ज़रूरत का रखें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर पॉसिबल है तो वो सेफ़र प्लेस पे चले जाए। मीन्स जैसे अगर आपका रिलेटिव कोई दूर रहता है, किसी और स्टेट में, किसी और पार्ट में रहता है जहाँ पे साइक्लोन नहीं आने वाला, तो उस एरिया में वो शिफ्ट हो जाए इफ़ पॉसिबल फॉर देम।
ठीक है। और क्या चाहिए, जब साइक्लोन वार्निंग्स आ रही हैं तो फिशरमैन्स को फिशिंग करने के लिए बिल्कुल सी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सी की जो है साइक्लोन के टाइम टाइड वाटर टाइड्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती हैं कि जो फिशरमैन है वो वॉश अवे हो सकते हैं उसके साथ। ठीक है। और लोगों को और क्या चाहिए कि लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करें। कम्युनिटी में अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपके नेबर्स में या किसी और को ज़रूरत पड़ती है, इफ़ पॉसिबल यू कैन गिव देम दैट हेल्प, तो आपको ज़रूर देनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उस टाइम बोलो कि नो मैं नहीं दूंगा, ऐसे नहीं, बिकॉज ये आप ये बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो ये इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर्स इन द सोसाइटी, कि जिसको नीड ज़रूरत है, जिसको हेल्प की ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प करो। और जो आपकी रेस्क्यू टीम आती है उसकी आप साथ पूरा कोऑपरेट करो, पूरा हेल्प करो। ये नहीं आप एवरी टाइम उनको बोलो कि आई नीड दिस थिंग, आई नीड दिस थिंग। नो, अनड्यूली आप उनको परेशान मत करो, क्योंकि रेस्क्यू टीम का काम सिर्फ उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं देखना, उन्होंने जितने उस एरिया में लोग इफ़ेक्ट हुए हैं उन सबको उन्होंने इन सबका उन्होंने देखभाल करनी है। ठीक है। सो इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू शुड हेल्प द रेस्क्यू टीम। सो ये सारे एक्शंस जो हैं वो लोगों के ऑन द पार्ट ऑफ पीपल है। पहले हमने गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज की डिस्कशन की है। So this is all about today's video. If you find any difficulty, do give message in the comment box, and thanks for watching.